एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डिजिटल ज्ञान पर। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए 2025 के टॉप 4 क्रिप्टो की जानकारी। वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार। आज हम 2025 के लिए कुछ ऐसी क्रिप्टो करेंसीज पर गहराई से नज़र डाल रहे हैं जिनमें मतलब काफ़ी संभावना दिख रही है। हमारे पास एक लेख है जो कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स पर रोशनी डालता है जिनकी तकनीक प्रभावशाली है और जिनके उपयोग के तरीके भी आप कह सकते हैं अनूठे हैं। हाँ, मतलब ये सिर्फ हवाई बातें या अटकलें नहीं हैं। बिल्कुल। तो आज हम इन उभरते हुए डिजिटल एसेट्स और ये क्या खास कर रहे हैं उसे समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। आज हमारा ध्यान उन प्रोजेक्ट्स पर है जो क्या कहते हैं क्रॉस चेन उपयोगिता, मतलब अलग अलग ब्लॉकचेन पर काम करने की सुविधा। अच्छा। बड़ी संस्थाओं के लायक सुरक्षा और स्केलेबल बुनियादी ढांचा, इन सबको एक साथ लाते हैं। ये ऐसे एसेट्स हैं जो असल दुनिया की समस्याओं को सुलझाने के लिए बनाए गए हैं। तो सबसे पहले है क्यूबिटेक्स, TICS। इसका मकसद है क्रिप्टो की दुनिया की एक बड़ी मुश्किल को हल करना। हाँ, वो बिखरे हुए इकोसिस्टम वाली बात है ना। बिल्कुल। अलग अलग ब्लॉकचेन का बिखरा हुआ होना और टोकन्स का सीमित इस्तेमाल। इनकी खास पेशकश है इनका नॉन कस्टोडियल मल्टी चेन वॉलेट। हाँ, नॉन कस्टोडियल मतलब वॉलेट की चाबियां, वो प्राइवेट कीज सिर्फ उपयोगकर्ता के पास रहती हैं, किसी और के पास नहीं। ओके। और मल्टी चेन है, मतलब एक ही जगह से आप इथीरियम, BNB चेन, सोलाना और खुद क्यूबिटिक्स नेटवर्क पर भी टोकन रख सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं, भेज सकते हैं, सब एक जगह। अरे वाह, ये तो बड़ा सुविधाजनक लगता है। बिल्कुल। आप सोचिए जैसे अर्जेंटीना में कोई डिजाइनर है, उसे अमेरिका से सोलाना पर आधारित USDC में पेमेंट मिली। वो उसे उसी वॉलेट में ATH में बदल सकता है और फिर अपने $10 टिक्स टोकन से पैसिव इनकम भी कमा सकता है, सब कुछ एक ही डैशबोर्ड से। अच्छा, और इनका प्रीसेल भी चल रहा है शायद। हाँ, क्रिप्टो प्रीसेल अपने आखिरी चरण में है 0.3370 की कीमत पर, और लिस्टिंग का प्लान है 0.40 पर। ओके। और दिलचस्प बात ये भी है, इन्होंने अपनी कुल टोकन सप्लाई को 4 अरब से घटाकर सिर्फ 1.36 अरब कर दिया है। अच्छा, सप्लाई कम कर दी। इसका मतलब ये हुआ कि ये अस्फीतिकारी मतलब डिफ्लेशनरी बन गया है। सही पकड़ा। अस्फीतिकारी मतलब समय के साथ टोकन की कुल संख्या कम होती जाएगी। कम होगी तो हर बचे हुए टोकन की कीमत बढ़ने की संभावना हो सकती है। तो संक्षेप में कहें तो क्यूबिटिक्स इसलिए ध्यान खींच रहा है क्योंकि ये अलग-अलग चेन्स को आसानी से जोड़ता है, असली उपयोगिता देता है, और इसकी टोकन व्यवस्था वो शुरुआती समर्थकों के लिए फायदेमंद हो सकती है। अच्छा, ये तो हुई क्यूबिटिक्स की बात। अब अगर भुगतान की दुनिया की तरफ देखें तो स्टेलर, XLM, ये एक जाना माना नाम है, खासकर सीमा पार पेमेंट्स के लिए। हाँ, स्टेलर असल में डिजिटल पैसे को भेजना उतना ही आसान बनाना चाहता है जितना मतलब ईमेल भेजना, और हाल में इसके नेटवर्क पर गतिविधियां काफी बढ़ी हैं। कितनी बड़ी है? पिछले सिर्फ 30 दिनों में 7,40,00,000 से ज्यादा लेन देन हुए हैं। बाप रे, काफी ज्यादा है ये तो। हाँ, ये दिखाता है कि लोग इसे वाकई इस्तेमाल कर रहे हैं, खासकर USDC जैसे स्टेबल कॉइन और स्टेलर पर बनी दूसरी टोकन वाली संपत्तियों के लिए। और इससे बड़ी कंपनियों का मतलब इंस्टीट्यूशंस का भरोसा भी हासिल है ना। बिल्कुल, ये एक बड़ा फैक्टर है। जैसे एक बड़ी निवेश कंपनी है फ्रैंकलिन टेम्पल्टन। हाँ, सुना है। उन्होंने स्टेलर पर $40 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति टोकन के रूप में रखी है। इसे नैस्डैक के सूचकांकों में भी जगह मिली है। अच्छा। ये तेज और बहुत कम लागत वाले लेनदेन की सुविधा देता है, और मनीग्राम जैसी कंपनियों के साथ साझेदारी से 180 से ज्यादा देशों में लोग आसानी से डिजिटल संपत्ति को अपनी लोकल करेंसी में बदल सकते हैं। तो स्टेलर की ताकत है इसका संस्थागत विश्वास, असल दुनिया में इसका इस्तेमाल और भुगतान में आसानी। तो जहां स्टेलर भुगतानों पर केंद्रित है, वहीं सेलेस्टिया, TIA, ये ब्लॉकचेन की क्या कहते हैं बुनियादी बनावट को ही बदलने की कोशिश कर रहा है। ये मॉड्यूलर ब्लॉकचेन, ये क्या चीज है, थोड़ा समझाएंगे? हाँ, इसे ऐसे समझिए जैसे कोई फैक्ट्री है जहां अलग-अलग हिस्से बनते हैं। ओके। सेलेस्टिया भी ब्लॉकचेन के कामों को ऐसे ही अलग-अलग हिस्सों या मॉड्यूल्स में बांट देता है। मुख्य रूप से ये एग्जीक्यूशन यानी एप्स को चलाना, उसको कंसेंसस यानी लेन देन को वेरीफाई करना, उससे अलग कर देता है। अच्छा, अलग कर देता है। हाँ। तो डेवलपर सेलेस्टिया की सुरक्षित डेटा उपलब्धता परत का इस्तेमाल करके अपनी जरूरत के हिसाब से
अपनी खुद की एग्जीक्यूशन लेयर बना सकते हैं। तो इसका फायदा क्या है, मतलब डेवलपर्स के लिए? इसका सबसे बड़ा फायदा है लचीलापन और स्केलेबिलिटी। बहुत ज्यादा स्केल कर सकते हैं। हाल में इनका लोटस अपग्रेड आया, मामो 1 टेस्टनेट भी आया। उनसे पता चला कि ये बड़े डेटा वाले एप्लीकेशंस, जैसे कि मान लीजिए कोई डिसेंट्रलाइज सोशल नेटवर्क है या एआई है, उनको संभालने में सक्षम है। अच्छा। डेवलपर्स को पूरी की पूरी ब्लॉकचेन खुद बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो सेलेस्टिया की नींव पर तेजी से नए और शक्तिशाली ऐप बना सकते हैं। तो सेलेस्टिया का ये मॉड्यूलर डिजाइन एक तरह से ब्लॉकचेन की दुनिया में नए रास्ते खोल रहा है। यह सुनने में तो वाकई काफी क्रांतिकारी लगता है। अब जरा देखें कि ब्लॉकचेन असल दुनिया से कैसे जुड़ रहा है हीलियम के साथ। ये एक विकेंद्रीकृत वायरलेस नेटवर्क है, डिसेंट्रलाइज्ड। हाँ, हीलियम का लक्ष्य है एक ग्लोबल, मतलब दुनिया भर में फैला हुआ, लोगों द्वारा चलाया जाने वाला वायरलेस नेटवर्क बनाना। लोगों द्वारा? हाँ, इसने हाल ही में सोलाना ब्लॉकचेन पर माइग्रेशन पूरा किया है। इससे इसकी स्पीड बढ़ी है और नेटवर्क पर लोड कम हुआ है। इसका 5G सब नेटवर्क भी दुनिया भर में फैल रहा है। तो ये काम कैसे करता है, मतलब लोग नेटवर्क में कैसे मदद करते हैं? देखिए, लोग अपने घरों या ऑफिस में छोटे हॉटस्पॉट डिवाइस लगाते हैं। अच्छा। और ये हॉटस्पॉट नेटवर्क कवरेज देते हैं। इसके बदले में उन्हें HNT टोकन मिलते हैं इनाम के तौर पर। ये नेटवर्क छोटी IoT डिवाइसेस जैसे खेती के सेंसर वगैरह, उनसे लेकर हाई स्पीड मोबाइल इंटरनेट तक दोनों के लिए कनेक्टिविटी देता है। और हाल के डेटा बताते हैं कि बड़े HNT लेन देन, मतलब लार्ज वैल्यू ट्रांजैक्शन, उनमें 74% की वृद्धि हुई है। ओह, 74%? हाँ, जो शायद बड़े निवेशकों की बढ़ती दिलचस्पी का संकेत है। तो क्या ये मतलब पारंपरिक टेलीकॉम कंपनियों का एक विकेंद्रीकृत विकल्प बन रहा है? एक तरह से हाँ, ये कनेक्टिविटी का एक पीयर टू पीयर मॉडल बना रहा है। नेटवर्क को लोग खुद चलाते हैं और उन्हें इसका इनाम मिलता है। इसके उपयोग के मामले बहुत हैं। गांव में खेती के सेंसर से लेकर शहरों में सेल्फ ड्राइविंग कारों तक। तो हीलियम असली दुनिया की जरूरत को विकेंद्रीकरण और इंसेंटिव के साथ जोड़ रहा है। तो संक्षेप में देखें तो ये 4 प्रोजेक्ट्स, क्यूबिटिक्स अपनी आसान इंटरऑपरेबिलिटी से, स्टेलर अपने संस्थागत जुड़ाव से, सेलेस्टिया अपनी नई मॉड्यूलर तकनीक से और हीलियम अपने विकेंद्रीकृत वायरलेस नेटवर्क से, ये सब क्रिप्टो स्पेस में असली समस्याओं को सुलझाने और नए अवसर बनाने का दम रखते हैं। खासकर क्यूबेटिक्स उसकी इंटरऑपरेबिलिटी और प्रीसेल अवसर के साथ काफी ध्यान खींच रहा है। बिल्कुल, और ये हमें एक महत्वपूर्ण सवाल पर लाता है कि जैसे जैसे ये तकनीकें विकसित हो रही हैं, इनका आपस में जुड़ना, इनका इंटीग्रेशन भविष्य में हमारे डिजिटल जीवन और वैश्विक अर्थव्यवस्था को किस तरह बदल सकता है। हाँ, ये बड़ा सवाल है। क्या ये विकेंद्रीकृत सिस्टम वाकई मौजूदा केंद्रीकृत सिस्टम्स, सेंट्रलाइज्ड सिस्टम्स की जगह ले पाएंगे, या फिर दोनों साथ साथ विकसित होते रहेंगे, एक दूसरे के साथ काम करते रहेंगे? इस पर सोचने के लिए काफी कुछ है। अगर आपको मेरे द्वारा दिए गए जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपके पास मेरे चैनल पर कोई भी जानकारी डाली जाने पर आपको तुरंत प्राप्त हो। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।